that we should inculcate this verbal speaking skill within our students. और ये हम कहाँ करेंगे? हमें अपने स्कूल में ही करना है, क्योंकि बाहर के environment पे we cannot rely कि बच्चे को वहाँ पे वो environment मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है. No doubt things are advancing, चीजें बदल रही हैं. Even nowadays in small towns also people are speaking English, but वो जो ratio है वो बहुत low, right? नेक्स्ट चीज की बात करें तो लास्ट आता है हमारा schools must have tech integration for enhanced learning. टेक्नोलॉजी का यूज. Nowadays everybody is indulged into technology. Mobile phones become the integral part of our life. So NEP says we have so many resources online. Why can't we make use of these online resources to make our learning process better, meaningful and engaging for the children, right? So जब हम बात करते हैं अपने स्पीक प्रोग्राम की, तो हमने इन तीनों ही पॉइंट्स को पूरा फोकस पे रख के वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट ऑल दीज 3 पॉइंटर्स इन आवर प्रोग्राम, राइट? नाउ बिफोर डिस्कसिंग हाउ वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, एक स्टडी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ. दैट इज अ स्टडी कंडक्टेड बाय रिसर्च कंडक्टेड बाय ब्रिटिश काउंसिल ओपन यूनिवर्सिटी. ये जो स्टडी है ये कंडक्ट हुआ दो सिचुएशंस में. वन इज विद इन द क्लासरूम, अनदर इज इन द रियल वर्ल्ड सिनेरियोज. वी ऑल नो एक लैंग्वेज में 4 स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. स्पेसिफिकली लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश. तो जिनको हम शॉर्ट में बोलते हैं LSRW, मतलब लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग. ये 4 स्किल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट में. अब यहाँ पे जब इन्होंने ये स्टडी किया, व्हाट they found in within our classrooms we are more focused on reading and writing. Like 40% of the reading skill is used in the classroom, 40% of the writing skill is used. And when it comes to listening and speaking, they're coming to a very low pointer. Like only 15% of the speaking skill is used, and listening skill is used, and speaking is even at a lower strata, that is only 5%, right? अब बात यहाँ पे ये आती है, as teachers it would be wrong to say that we don't want to focus on all the 4 skills. हम तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को 100% नॉलेज तो है वो इम्पार्ट करें, राइट? बट कह सकते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम या हमारा एग्जामिनेशन सिस्टम ही इस तरह का बना हुआ है जिसपे हमारा रीडिंग और राइटिंग पे शायद ज्यादा फोकस होता है. मोर ओवर व्हेन इट कम्स टू द क्लासरूम, वी हैव 40-45 मिनट्स ऑफ पीरियड, राइट? 40 मिनट्स का 45 मिनट्स का पीरियड होता है हमारे पास, राइट? उसके अंदर वी हैव प्रेशर ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस, वी हैव टू कंडक्ट द रिवीजन, वी हैव टू कंडक्ट सम एग्जाम्स और टेस्ट, right? We sometimes we are having some co-scholastic activities, sometimes some unplanned holidays are there. तो अगर हम इन चारों ही चीजों पे इक्वली फोकस करना शुरू कर देंगे तो शायद कहीं ना कहीं वी विल लैग बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू द कंप्लीशन ऑफ द सिलेबस. हम सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. डू यू अग्री विद मी ऑन दिस कि अगर हम सब चीजों पे इक्वली फोकस करना शुरू करेंगे कहीं ना कहीं सिलेबस कंप्लीशन नहीं हो पाएगा? हमारा एक एकेडमिक कैलेंडर जो है वो पहले से प्लान रहता है. अगर हम थोड़ा सा भी अपना चीजों में इधर उधर करेंगे तो दैट विल इफेक्ट आवर syllabus completion, right? So point is that because of that we are not able to focus more on speaking, on listening part. And अगर इसी चीज को हम रियल वर्ल्ड में देखें, the moment the child is stepping out of the school, their listening and speaking skills are used to the most, at the highest strata. How? Listening 45% यूज होता है, स्पीकिंग 30% यूज होता है. बट जब रीडिंग और राइटिंग की बात आती है तो वहां पे उनका जो लेवल है वो थोड़ा लो हो जाता है. अब जब मैं घर स्कूल से बाहर हूँ तो आई एम नॉट ऑलवेज रीडिंग और आई एम नॉट ऑलवेज राइटिंग द थिंग्स. मैं लिख नहीं रही हूँ, राइट? वहां पे हमारे जो स्किल सेट है वहां पे रीडिंग और राइटिंग कम हो जाता है. बट इंपॉर्टेंट स्किल्स कौन से हैं? लिसनिंग और स्पीकिंग. और वही स्किल्स कहीं ना कहीं शायद स्कूल में निग्लेक्ट हो रहे हैं. डेलिबरेटली नहीं हो रहे हैं बट हो रहे हैं. दैट वी ऑल अग्री ऑन इट, राइट? सो टीचर्स, यहाँ पे हमें दिखता है कि बहुत बड़ा गैप है. देयर इज अ ह्यूज स्पीकिंग गैप. अब इस गैप को किस तरह से फिल किया जाए, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in the Speak program. On this note, allow me to introduce Speak. Speak is an AI-based scholastic program which is focusing on improving the English communication skills of the students. और हमारे प्रोग्राम का एम है to make the students future ready, right?
Now let's have a look and let's see how we are going to bridge this speaking gap. इसको समझने से पहले एक चीज जो हमें क्लियर करनी है वो ये कि जो स्पीक प्रोग्राम है ये हमारा एडिशनल प्रोग्राम है। ये हमारे इंग्लिश लिटरेचर जो ग्रामर जो हमारा कोर एकेडमिक इंग्लिश है उसको रिप्लेस नहीं करता है। तो अपने कोर एकेडमिक इंग्लिश के अंदर हम क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को, हम पढ़ा रहे हैं, हम फोकस कर रहे हैं रीडिंग और राइटिंग स्किल्स के ऊपर। बट व्हेन इट कम्स टू द स्पीक प्रोग्राम वी आर फोकसिंग एंटायरली ऑन only these two skills out of the four LSRW skills, that is speaking and listening. अब इन्हीं दो स्किल्स पे क्यों फोकस किया जाता है, राइट? सबसे पहले तो हम लिसनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं क्योंकि लिसनिंग को ना रिसेप्टिव स्किल माना जाता है। लेट्स अंडरस्टैंड दैट विद एन एग्जांपल। एक छोटे बच्चे की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से 2 year old, राइट? उस बच्चे को ना पढ़ना आता है ना लिखना आता है, शायद बोलना भी नहीं आता अच्छे से, पर बच्चा वो क्या कर रहा है, ही इज लिसनिंग टू द पीपल अराउंड देम, राइट? और द मोमेंट द चाइल्ड विल स्टार्ट स्पीकिंग वो वही लैंग्वेज बोलेगा जो वो अपने आसपास सीख रहा है। लेट्स से अगर मेरे घर में पहाड़ी लैंग्वेज बोली जाती है तो बच्चा जब बोलना शुरू करेगा तो वो लैंग्वेज बहुत इजीली बोलेगा। अगर मेरे घर में हिंदी बोली जाती है तो बच्चा हिंदी लैंग्वेज बहुत इजीली बोलेगा। अगर मेरे घर में इंग्लिश बोली जाती है तो बच्चा इंग्लिश बहुत जल्दी बोलेगा, राइट? रीजन, they are listening. When you listen to other people you gather all the information in your mind, and speaking it is a productive skill. जो भी आपने इंफॉर्मेशन दूसरों से सुन के अपने माइंड में फिल करी है वही इंफॉर्मेशन को यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट। हमारी रोज की इंग्लिश होती है, डे टू डे इंग्लिश, जिसमें हम अपनी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रेगुलर थिंग्स, राइट? हाउ डू यू फील, व्हाट डू यू लाइक टू ईट, व्हाट आर योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें जो है हम बच्चों में इनकलकेट करते हैं, करेक्ट? अनदर थिंग, सेकंड सिनेरियो हमारा है कि बूस्ट अप द कॉन्फिडेंस ऑफ द चिल्ड्रन, ताकि बच्चे को चाहे फिर दे हैव टू टॉक टू देयर टीचर, टू देयर फ्रेंड्स, टू द प्रिंसिपल और टू द पीपल आउटसाइड द स्कूल, दे आर कंफर्टेबल इनफ, दे आर कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक इन इंग्लिश। So teachers, which scenario would you think is better? The one where the child is cramming and then speaking, or the another one where the child is confidently connecting with people around? Scenario A or scenario B, which one do you think is second one, right? Thank you so much for the response. Yes, exactly. Thank you, sir. Thank you, ma'am. So point here is we focus on the day-to-day English, the जिसको हम functional English भी बोलते हैं, right? जो हम use करते हैं रोज। अब how we are going to do it? First, by providing them with a judgment-free environment. Now, teachers, many a times what happens when you ask a question in the class, जैसे आपने कुछ भी पढ़ाया, आपने उसके बाद में बच्चों से क्वेश्चन किया, you have 20 students in your class. Out of those 20 students, सिर्फ 5 बच्चे ही hand raise करते हैं to answer the question. बाकी के 15 बच्चे जो हैं students, they do not, they are not bothered to raise hand. Now, is it right to say कि उन 15 जो वो 15 students हैं, they don't know the answer, या उनको concept ही clear नहीं हुआ है? Is it right? No, it is not. The point is, here, those who are not raising their hand, they are not confident to answer. Why they are not confident? Maybe because of the fear of being judged. सबसे बड़ा pull back जो बच्चों को पीछे खींचता है वो ये है कि बच्चे जो है they are scared. Point one. अब वो किस चीज से डरते हैं? वो डरते हैं गलती करने से, to make mistake, to commit mistake in the classroom. They fear, what if I will say something wrong? अगर मैंने कुछ गलत बोला तो मेरी टीचर मुझे डांटेगी, मेरे बाकी के जितने भी फ्रेंड्स यहाँ बैठे हैं वो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, राइट? सो वी ट्राई टू नॉर्मलाइज इन द स्पीक क्लास इट इज ओके टू मेक मिस्टेक, because your teacher is always there to help you out, your teacher is there to tell you the correct way, right? So how we are going to inculcate this judgment free environment, incorporate this judgment free environment by providing them with a lot of positive reinforcement, a lot of positive encouragement, right? Now what are we going to do here is, the moment the child will say is going to say something, जब अगर बच्चा कोई गलती करता है, सबसे पहले तो हम एकदम से हम उसको उसकी गलती नहीं बताते कि आपने ये गलत किया है। सबसे पहले तो हम बच्चे को प्रेज करते हैं, we praise them, we encourage them, very good, very well said, at least you tried. मैं बच्चे को गलती करने के लिए नहीं प्रेज कर रही हूँ, मैं बच्चे को प्रेज कर रही हूँ ट्राई करने के लिए। जब आप एक बार बच्चे को गलती करने के बावजूद आप उसको एक बार प्रेज करेंगे ना,
तो यू विल सी उस बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल में देयर इज अ बूस्टअप, थोड़ा होगा बट जरूर एक बूस्टअप आएगा। नेक्स्ट टाइम जब वो बच्चा आंसर करेगा द चाइल्ड विल बी मोर कॉन्फिडेंट, राइट? Next thing, you're setting an example among the other students that it is okay to make mistake, at least you should try, right? तो ये तीन बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसपे हमारा स्पीक प्रो प्रोग्राम जो है वो फोकस करता है। Self to answer the questions, right? So let's get started. Here we go. First question is, how do you begin teaching a new concept in your class? You start teaching the chapter directly, or you initiate the class with an interesting activity? Option B. Right. Option B is the right answer. Next is, after the warm-up activity, how do you teach the concept to the students? Ask them to understand it themselves or explain the concept to them? Yes. So initially when we are explaining, introducing a chapter, do you think it is important that we should at least give some introduction to the teachers, students? Hmm. Right. So first we explain, we introduce, and then we ask them to understand. Right. Next comes, what is the best way to ensure that students understand the concept thoroughly? You will do the repetition along with the students, or you will directly give them the homework? Repetition plays a very important role, right? Next comes, after explanation of concept, repetition, and practice, how do you conclude your class? You summarize and allot homework, or you will simply end your class abruptly without telling anything to anyone? Yes. So summarization is important. Thank you so much, teachers, for answering these questions. So, answers gave me a clear picture that the methods you are using in your school and the teaching methods we are using in the speak program, there is, they are similar. There is not much difference. It's just that we have, uh, provided some names to each and every step so that the things would be streamlined. नाउ लेट्स हैव अ लुक कि हम स्पीक पेडागोजी में किस चीज के बारे में बात करते हैं। पहला स्टेप हमारा आता है वार्म अप। वार्म अप पे हम क्या करें, जैसे आपने बताया कि आप अपनी क्लास जो है एक इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी से शुरुआत करते हैं, हम भी यहाँ पे अपनी क्लास की शुरुआत क्या करते हैं, एक इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी के साथ में। नेक्स्ट बात आती है स्पीक की। तो स्पीक में नेक्स्ट आता है लिसन। लिसन में क्या होता है, लिसन में एज अ टीचर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द न्यू कॉन्सेप्ट टू माई स्टूडेंट्स, दे विल लिसन टू मी। और यहाँ पे क्योंकि ये बच्चे बहुत ध्यान से टीचर को सुन रहे हैं, इस स्टेप को हमने नाम दिया है लिसन का। और यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन होती है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया जाता है बाय द टीचर। नेक्स्ट आता है एको। नाउ व्हाट इज एको? Echo is the repetition. When we repeat the things again and again, right? So यहाँ पे what are we going to do? Here we are going to introduce a new concept to the students. एक नया concept जो है हम बच्चों को सिखाते हैं और बच्चे जो है वो टीचर के साथ में repeat करते हैं. So here we are doing the repetition of the new concept. Next comes the ENR. ENR क्या है? Express and repeat. So when we say express and repeat here, अब बच्चे को हमने echo में already we repeated the things, new concept multiple times. ENR में क्या होता है? The child is going to present himself on her own, himself or herself on their own, right? So यहाँ पे teachers, the child is going to present, teacher will repeat, and then the whole class will repeat, right? And then comes conclusion, which is very simple, where we are going to summarize whatever we have done in the whole period, and then we will assign the homework to the students if there is any homework given in the book, right? So these are the 5 steps we are following in our speak program. So we call it a 5-step pedagogy, जहाँ पे हम सबसे पहले warm up करते हैं, where we are preparing the child for the further learning. Next is listen, where the teacher is explaining the concept. Then echo, where repetition is happening. Then ENR, where the child is going to present, teacher will repeat, and then the whole class will repeat. And then comes the conclusion, जहां पे हम summarize करते हैं और homework allot करते हैं to the students. All right. Now let's have a look at the teacher manual, teachers. Here we go. I would like to share this. Please let me know if you're able to see my screen with the conversations written on it. Yes. This is a grade 3 teacher manual.
Allow me to walk you through the teacher manual. Here we go. The forward. सो दिस इज अ इंस्ट्रक्शनल मोड। हमारे कितने चैप्टर्स हैं स्पीक सीनियर में? 12 चैप्टर्स हैं। हर चैप्टर को डिवाइड किया गया है 3 पीरियड्स में, राइट? पीरियड 1, पीरियड 2 एंड पीरियड 3। और इट इज रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट एक वीक में एक पीरियड जरूर लें, राइट? तो हम ज्यादा बर्डन नहीं करते हैं, सिर्फ एक पीरियड एक वीक में, मतलब 1 वीक पीरियड 1, वीक 2 पीरियड 2, वीक 3 पीरियड 3। तो इस तरह से 3 वीक में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट होता है, राइट? अब क्वेश्चन यहाँ पे आएगा कि क्या हमने जैसे एक चैप्टर को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, क्या हम सेम पेडागोजी हर पीरियड में यूज करते हैं? तो हियर वी गो। सो आंसर इज yes. Teachers, I would request everyone to please observe this slide very carefully. This is the period 1, period 2, period 3. तीनों periods की pedagogy यहाँ पे दी गई है। अगर आप नोटिस करेंगे पीरियड 1, पीरियड 2, 3, 4 एंड 2 एंड 3, तो यू विल सी स्टेप 1 इज वार्म अप, स्टेप 2 इज लिसन, step 3 is echo, step 4 is ENR, and step 5 is conclusion. There is no change in the steps. The pedagogy will remain same. Yes, of course there would be some difference, or and some variation when it comes to the content. Content में difference आपको दिखेगा, but pedagogy जो है वो बिल्कुल same रहेगी। Allow me to walk you through the student book as well. एक बार key elements जो है हम वो discuss कर लेते हैं हर chapter के हमारे। जैसे मैंने आपको grade 3 का teacher manual दिखाया था, ये grade 3 का student book है, right? Initial pages will remain same. हाँ, ये जो है ये वॉक थ्रू है, राइट? इसके ऊपर आपको, अगर आप इस पेज को देखेंगे ध्यान से, तो आपको एक चैप्टर में कौन कौन से मेन की एलिमेंट्स है वो सारे के सारे की एलिमेंट्स यहाँ पे आपको दिख जाएंगे। व्हाट इज द पर्पस, कंटेंट, लर्निंग आउटकम। एक्सक्यूज मी, नाउ कम्स द चैप्टर 1। अब यहाँ पे टीचर्स आप नोटिस करेंगे हमारा हर चैप्टर जो है ना वो एक डिफरेंट पिक्चर के साथ में शुरू होता है। इट बिगिन विद अ डिफरेंट पिक्चर। इसको हम बोलते हैं कवर पिक्चर। इसको हम यूज करते हैं एज अ वार्म अप एक्टिविटी ऑफ पीरियड 1। पीरियड 1 में हम इस कवर पिक्चर को यूज करते हैं एज एन इंटरैक्टिव एक्टिविटी पिक्चर रीडिंग के लिए। फिर होता है हमारा चैप्टर स्टार्ट। यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स जो है वो हाईलाइटेड वर्ड्स दिखेंगे, जैसे इनवाइटेड, ड्रेस वार्म, रिमेम्बर, begin, wonderful। ये हमारे कीवर्ड्स हैं। नाउ व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज कीवर्ड्स? इन कीवर्ड्स का क्या पर्पस है? ये वो वर्ड्स हैं जो हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं। ये वो वर्ड्स हैं जो हम चाहते हैं कि बच्चे इसकी प्रोनाउंसिएशन सीखे, इनका मीनिंग सीखे, और बच्चे अपनी डे टू डे लाइफ में दे विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ दीज वर्ड्स, राइट? अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे टीचर्स, टुवर्ड द एंड ऑफ द चैप्टर कीवर्ड बॉक्स दिया गया है, जहाँ पे वो सारे कीवर्ड्स जो चैप्टर में फॉल कर रहे हैं वो है, उनकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है और उनके मीनिंग्स दिए हुए हैं। और यहाँ पे हमारा है क्यूआर कोड। इस क्यूआर कोड को जब स्कैन किया जाता है तो यहाँ पे बच्चा इन वर्ड्स को, इनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, इनके मीनिंग जो है वो सुन सकता है। दे कैन लिसन एंड दे कैन प्रैक्टिस, राइट? पूरा दिख रहा है ना सर यहाँ पे? ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको टॉकिंग बुक मिल जाती है। ये जो पूरी बुक है ना, ये पूरा डिजिटल कंटेंट आपको वहाँ ऐप पे मिलता है, क्लासरूम ऐप पे। ये टॉकिंग बुक होगी जिसमें सेम करेक्टर्स जो आप बच्चा यहाँ देख पा रहे हैं वो करेक्टर्स बच्चे को वहाँ लाइव दिखेंगे एनिमेटेड वीडियो के फॉर्म में। सेम कंटेंट रहने वाला है। इंस्टेड हम तो टीचर्स को ये बोलते हैं कि टीचर्स खुद पढ़, मतलब वी हैव ऑप्शन, या तो हम चैप्टर खुद पढ़ के टीचर बच्चों को बताएं, या फिर हम वो वीडियो दिखा के बच्चों को चैप्टर समझाएं। हम, और इतनी हमारे पास लेवरेज है कि हम उसको वहीं पे पॉज कर सकते हैं। अगर मुझे कुछ क्वेश्चन पूछना है, लेट्स से मैंने 3 या 4 पैराग्राफ्स पढ़े या 2 पैराग्राफ्स पढ़े, एंड नाउ आई वांट टू आस्क सम क्वेश्चंस, मैं वहां पे उसको पॉज करूंगी वीडियो को, एंड आई कैन आस्क दीज क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट कि अब नाउ टेल मी दैट whatever the question would be related to the content, right? What Kabir was doing or what exactly he likes. तो अगर इस तरह का जो भी क्वेश्चन कंटेंट से रिलेटेड रहेगा, we can show it to the students. तो इससे चीजें और इजी हो जाती है। प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है सर? हम लोगों को लगता है कि अगर टेक्नोलॉजी है ना तो टेक्नोलॉजी इट विल बिकम इवन टफ फॉर अस, इसको यूज कैसे करना है, बट इट इज वेरी इजी। डोंट वरी, मैं आपको पूरा इसका एक्सप्लेन करूंगी। आई विल गो मेक वॉक यू थ्रू द एप्लीकेशन एज वेल। मैं आपको सारी चीजें डिटेल में इसकी दिखाऊंगी सर। इट्स वेरी इजी, डोंट वरी, एंड आई विल एश्योर कि हिना मैम जो है वो बिल्कुल परफेक्ट हो जाए टू कंडक्ट द क्लासेस।
करेक्ट। फिर आता है हमारा स्पीक ऑन द स्पॉट, ये हमारा प्रेजेंटेशन एक्टिविटी है जो हम विद इन द क्लास इटसेल्फ, हम क्लास के अंदर ही कंडक्ट करते हैं बच्चों के साथ में। ऑलराइट, नेक्स्ट आता है हमारा ई स्पीक टू। अगेन ये डिजिटल होमवर्क है जो हम बच्चों को ऐप में असाइन करते हैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ द पीरियड टू। फिर आता है गेमिंग जोन। गेमिंग जोन एक क्रिएटिव एक्टिविटी रहती है जो डायरेक्टली बिग स्किल से रिलेटेड होती है, जो स्किल हम बच्चों को सिखाने वाले हैं, और ये हम एज अ वार्म अप एक्टिविटी यूज करते हैं इन पीरियड 3। ऑलराइट, अब आती है बात प्लान एंड स्पीक की। प्लान एंड स्पीक जो है इट इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ पीरियड 3। ये हमारी प्रेजेंटेशन एक्टिविटी रहती है पीरियड 3 की, जो बच्चे कंडक्ट करते हैं, जो हम कंडक्ट करवाते हैं पीरियड 3 के एंड में। और इसके साथ में द चैप्टर विल कम टू एन एंड, और आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर इज अगेन बिगिनिंग विद अ डिफरेंट पिक्चर, राइट। सो इस तरह से जितने भी चैप्टर्स रहते हैं वो सारे चैप्टर्स में वही एलिमेंट्स आपको मिलेंगे, राइट, एंड एवरी चैप्टर इज गोइंग टू बिगिन विद अ डिफरेंट पिक्चर। नाउ लेट्स मूव बैक टू द मेन पीपीटी। अब बात करते हैं टीचर्स, लेट्स हैव अ लुक, हियर वी गो। अब हम बात करने वाले हैं टीचर्स कंटेंट की। अब जब मैं आपको कंटेंट समझाऊंगी ना, जैसे मैंने आपको बताया कि हर पीरियड को हमने, हर चैप्टर को हमने 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है, तो हम यहाँ पे सारे पीरियड्स को डिटेल में समझेंगे। पीरियड 1 पे थोड़ा फोकस ज्यादा रहेगा। रीजन, पीरियड 1 अगर एक बार हमें समझ में आ जाता है, पीरियड 2 और पीरियड 3 को कंडक्ट करना इज वेरी वेरी इजी। पीरियड 1 थोड़ा समझना पड़ता है क्योंकि हम हर स्टेप, एवरी स्टेप वी आर अंडरस्टैंडिंग इन डिटेल। पीरियड 2 पीरियड 3 में वही चीजें बहुत इजी हो जाती है। सो लेट्स हैव अ लुक, लेट्स मूव अहेड। अब बात करते हैं हम पीरियड 1 की। जब हम पीरियड 1 की बात करने वाले हैं टीचर्स, तो हमें ये तो पता है कि हम 5 स्टेप पेडागोजी यूज करते हैं, बट उन 5 स्टेप्स के अंदर हम क्या करने वाले हैं हर पीरियड में, अब हम उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है वार्म अप। जैसे मैंने आपको दिखाया था हर चैप्टर एक कवर पेज के साथ में शुरू होता है, तो यहाँ पे हम कवर पेज डिस्कशन करते हैं। करेक्ट, कवर पेज डिस्कशन किया मतलब यहाँ पे हमने बच्चों को वो कवर पेज दिखाया और बच्चों को बोला कि नाउ यू हैव टू लुक एट इट, ऑब्जर्व इट वेरी केयरफुली, एंड देन आई एम गोइंग टू आस्क यू सम क्वेश्चंस। पिक्चर डिस्कशन रहता है। देन लिसन, जहाँ पे टेक्स्ट कॉम्प्रिहेंशन होता है, मतलब जहाँ पे टेक्स्ट को हम बच्चों को इंट्रोड्यूस करवाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं। करेक्ट। देन कम्स एको। एको में क्या हो रहा है, जैसे मैंने आपको दिखाया था हर चैप्टर में कुछ कीवर्ड्स रहते हैं, कुछ वोकैबुलरी वर्ड्स रहते हैं, उन कीवर्ड्स को टीचर एक्सप्लेन करती है इन द पीरियड 1। उनकी एक्सप्लेनेशन किस तरह से होती है, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चे को बताई जाती है, उसका मीनिंग क्या है, उससे किस तरह से सेंटेंस फ्रेम किया जाता है, एवरीथिंग इन डिटेल वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन टू द स्टूडेंट्स, राइट। और फिर हमारा, और यहाँ पे एक चीज और, जब मैं बच्चों को कुछ भी समझा रही हूँ तो वी हैव टू मेक श्योर कि एवरी चाइल्ड इन द क्लास इज रिपीटिंग आफ्टर मी। अगर इंस्ट्रक्शंस में क्लियरली गिवन है रिपीट आफ्टर मी, देन हमें ये कंफर्म करना, हमें ये श्योर करना है कि चाहे वो फर्स्ट बेंचर है या लास्ट बेंच पे बैठा हुआ बच्चा है, हर बच्चा वो रिपीट कर रहा है। करेक्ट। देन कम्स ENR, एक्सप्रेस एंड रिपीट, जहां पे हम अब बच्चों को इंडिविजुअली वी विल मेक देम stand. Now you stand up and make the sentence with the word school. The child will stand up, he or she will make this sentence, the teacher will repeat, and the whole class will repeat, right? And then comes conclusion, which is very simple. We are going to summarize and assign the e-speak 1 as homework. Now let's move ahead teachers. अब हम बात करने वाले हैं अपने डिटेल्ड लेसन प्लान के बारे में। तो ये हमारा लेसन प्लान है पीरियड 1 का। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप आता है वार्म अप, राइट। लेफ्ट हैंड साइड पे जो पिक्चर दिख रही है ये स्टूडेंट बुक पे रहती है, राइट हैंड साइड पे जो कंटेंट दिख रहा है ये हमारा लेसन प्लान है, राइट। ये जो यहाँ लिखा हुआ है वेलकम टू द स्पीक क्लास, टुडे वी विल रीड द चैप्टर, ये हमारा इंस्ट्रक्शंस हैं, वो इंस्ट्रक्शंस जो हम बच्चों को देने वाले हैं, राइट। वी सिंपली हैव टू रीड आउट फ्रॉम हियर। करेक्ट। टाइम हर स्टेप के साथ में दिया गया है, कितना टाइम हम एक स्टेप पे लेके चलेंगे, राइट। मूविंग अहेड, ये instructions I will read out. I'll read out these instructions. I'll tell the students to look at this picture very carefully, and then I'll be asking you some questions. अब वो कौन से questions हम बच्चों से पूछने वाले हैं, वो questions भी यहाँ पे सब mentioned हैं। आप देखेंगे एक suggested question box दिया गया है, वहां पे उस पिक्चर से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए गए हैं और यहाँ पे आंसर्स भी दिए गए हैं ना, व्हाट इज द पर्पस ऑफ गिविंग दीज आंसर्स। तो यहाँ पे अगेन आई हैव अ क्वेश्चन, जब हम आप बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछते हैं क्लास में यूजुअली, तो आपको किस तरह से आंसर्स मिलते हैं टीचर्स? क्या बच्चे आपको पूरा फुल फ्लेज आंसर देते हैं, पूरा सेंटेंस में आंसर देते हैं, या फिर बच्चे आपको 1 वर्ड और 2 वर्ड में आंसर करते हैं?
यस। जब भी कोई क्वेश्चन हम बच्चों से पूछते हैं क्लास में, हमें किस तरह का जवाब मिलता है बच्चों से? क्या बच्चे हमें पूरा आंसर देते हैं? आर दे मेकिंग द फुल सेंटेंसेस? या फिर वो हमें वन वर्ड या टू वर्ड में आंसर देते हैं? यस टीचर, आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू। Yes, you can unmute and answer, or you can also make use of the chat box. Only one, two words. Exactly. So the point here is the whenever we ask students anything, they simply give us one word or two word answer. We said okay and we move forward. But the purpose is क्योंकि ये हमारी conversation class है, हमारा फोकस ही बच्चों की फ्लुएंसी को बढ़ाना है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चे से जब भी कोई सवाल पूछा जाए तो बच्चा उसका आंसर फुल सेंटेंसेस में दे। तो whenever the child will answer you in one or two word, सबसे पहले तो हम बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे, वेरी गुड, और फिर हम उनको बताएंगे ना, सी दिस इज हाउ वी शुड बी स्पीकिंग और वी शुड बी गिविंग द आंसर इन फुल सेंटेंसेस। फिर यहाँ पे एज अ टीचर मैं ये आंसर पूरा पढ़ के बच्चों को बताऊंगी। और हर आंसर के बाद में एक चीज जो हमें बच्चों को बोलनी है वो ये, हमें एनकरेज करना है स्टूडेंट्स को, नाउ सी नेक्स्ट टाइम व्हेन आई एम गोइंग टू आस्क यू एनी क्वेश्चन, यू ऑल्सो हैव टू मेक फुल सेंटेंसेस। और ये ऐसा नहीं है सर कि आपने एक बार बोल दिया और बच्चे ने नेक्स्ट डे से वो आपको वैसे ही आंसर देना शुरू कर देंगे। इट विल टेक टाइम, ये थोड़ा स्लो एंड स्टडी प्रोसेस रहता है, बट एवरी टाइम व्हेन द चाइल्ड विल सी कि मेरी टीचर हमेशा पूरे सेंटेंस में आंसर देती है और encourages also to answer in full sentences, you will see कि बच्चे भी आहिस्ता आहिस्ता फुल फ्लेज सेंटेंसेस में आंसर देना शुरू करेंगे। राइट, ये हमारा वार्म अप रहता है। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज लिसन। जब हम लिसन की बात करते हैं तो लिसन में हम करते हैं टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, और इस टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन को भी हमने फर्दर 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है बिफोर द टेक्स्ट। जब हम बिफोर द टेक्स्ट की बात करते हैं तो बिफोर द टेक्स्ट में हम जैसे आया लेसन की बात, टेक्स्ट कॉम्प्रीहेंशन, हम डायरेक्टली चैप्टर रीड आउट करना शुरू नहीं करते हैं। व्हाट आर वी गोइंग टू डू? सबसे पहले हम करते हैं पिक्चर रीडिंग, जैसे हमने वार्म अप में किया था उसी तरह से सेम वे में हम यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे जो चैप्टर से रिलेटेड पिक्चर दी गई है उस पिक्चर को रीड आउट किया जाता है। कैसे करेंगे पिक्चर रीडिंग? हम बच्चों को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नाउ गो टू पेज नंबर 34, नाउ यू लुक एट दिस पिक्चर, राइट, नाउ ऑब्जर्व दिस पिक्चर फॉर 1 मिनट। या सिंपली हम यहाँ से रीड आउट करके बच्चों को बताएंगे गो टू पेज नंबर 34 ऑफ योर कंटेंट बुक, यू विल रीड द स्टोरी अ हॉबी आई लव, लुक एट द पेज फॉर 1 मिनट। अब बच्चे को हमने टाइम दिया, 1 मिनट का, 2 मिनट का, डिपेंडिंग अपॉन द स्टूडेंट्स। तो हमने उनको टाइम दिया, उनको बोला ऑब्जर्व कीजिए इस पिक्चर को। अब उस पिक्चर ऑब्जर्वेशन के बाद में क्या होगा, देयर आर अगेन सम सजेस्टेड क्वेश्चन, हम वो सजेस्टेड क्वेश्चन बच्चों से पूछेंगे और बच्चे हमें आंसर करेंगे। सिमिलर वे में वी नो कि बच्चा हमें कभी भी फुल सेंटेंस में आंसर नहीं देगा इनिशियली, तो हम वहां पे बच्चे के आंसर को अप्रिशिएट करेंगे और हम फिर वहां पे अपना पूरा आंसर बच्चे को पढ़ के बताएंगे और इनकरेज करेंगे नेक्स्ट टाइम यू ऑल्सो ट्राई टू मेक फुल सेंटेंसेस एंड इट इज ओके टू मेक मिस्टेक, आई एम देयर टू हेल्प यू आउट। राइट, फिर आता है हमारा, जब हमने क्वेश्चंस बच्चों से पूछ लिए, फिर अब हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं चैप्टर को। यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन दिया गया है ना, व्हाट इज दिस? यहाँ पे वी आर गोइंग टू गिव द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर, right? We will give a glimpse की what exactly is going to happen in this chapter, and then will tell the students now let's begin reading. ये हमारा हुआ बिफोर द टेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट में आते हैं ड्यूरिंग द टेक्स्ट पार्ट। ड्यूरिंग द टेक्स्ट पार्ट में क्या होता है, यहाँ पे द टीचर इज गोइंग टू डू द रीडिंग। यहाँ पे अगेन टीचर्स वी हैव 2 ऑप्शंस, आइदर रीड द स्टोरी अलाउड और प्ले द टॉकिंग बुक इन द क्लासरूम। या तो आप खुद से पढ़ें स्टोरी को पूरी, या फिर अगर आप क्लासरूम आपका यूज कर रहे हैं तो आप टॉकिंग बुक ऑन करके पढ़ाएं। टॉकिंग बुक का सबसे बड़ा फायदा, जब भी कोई चीज बिग स्क्रीन पे बच्चों को दिखाई जाती है ना, तो दे फील मोर इंटरैक्टिव, दे फील मोर एंगेजिंग, और वहां पे बच्चों को क्लास को मेंटेन करना भी हमारे लिए और इजी हो जाता है, क्योंकि बच्चों का पूरा फोकस जो होता है उस वीडियो की तरफ होता है। राइट, और जब पूरे फोकस के साथ में कोई भी चीज बच्चा कर रहा है ना, देन द लर्निंग वुड बी बेटर एंड वट एवर दे आर गोइंग टू लर्न दैट विल रिटेन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। वो लर्निंग जो है बहुत देर तक बच्चे के माइंड में रहती है। राइट, अब यहाँ पे एक चीज और जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, यहाँ पे ना आपको चैप्टर्स में पॉइंटर्स दिख रहे हैं 1 and 2। नाउ व्हाट इज दिस? दीज आर द एनोटेशंस। अब या तो मैं चैप्टर एक साथ में पूरा चैप्टर पढ़ लूं बिना किसी इंटरैक्शन के, बिना बच्चों से कोई सवाल जवाब किए, या फिर मैं बीच बीच में रुक के बच्चों से क्वेश्चंस पूछूं, ताकि मैं ये एश्योर कर पाऊं कि मेरे सभी स्टूडेंट्स अटेंटिव हैं क्लास में, एवरीबडी इज लिसनिंग। मोर ओवर, जब आप रेंडमली किसी भी बच्चे को क्लास में कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो बाकी की क्लास जो है वो और अटेंटिव हो जाती है कि
इस मैम ने अभी इनसे पूछा है, मे बी मैम नेक्स्ट मुझसे पूछ ले, right? The child will be more interactive, the child will be more attentive in the classroom as well, right? तो इन पॉइंटर्स का मतलब क्या है? जब मैंने ये रीड आउट किया, माई फेवरेट हॉबी इज ड्रॉइंग, आई विल स्टॉप हियर। यहाँ आप देखेंगे सजेस्टेड क्वेश्चन आफ्टर वन, इसके बाद में मुझे ये क्वेश्चन बच्चों से पूछना है, व्हाट इज दिस क्वेश्चन नाउ स्टूडेंट्स टेल मी, डू यू लाइक ड्राइंग? अगेन वी विल गेट डिफरेंट डिफरेंट आंसर्स। अब हमें यहाँ पे जब जब येस और नो वाले आंसर क्वेश्चन होते हैं ना, वहां पे हमें कहीं जगह येस मिलेगा, कहीं जगह नो मिलेगा। तो वी विल अप्रिशिएट एवरी काइंड ऑफ आंसर। जो भी बच्चे ने आंसर दिया, येस दिया है तो वी विल अप्रिशिएट, नो दिया है तो वी विल अप्रिशिएट दैट, राइट? ऐसा नहीं है कि बच्चे ने येस नो बोला है तो हम उसको बोलेंगे नहीं, द आंसर वुड शुड बी येस ओनली, बिकॉज इट इज अ चॉइस। बच्चे का आंसर को अप्रिशिएट करेंगे, वी विल रीड आउट द आंसर, वी विल मूव फॉरवर्ड। ये क्वेश्चन पूछने के बाद अगेन आई विल स्टार्ट रीडिंग। आई लव ड्राइंग कलरफुल पिक्चर्स, माय मदर taught me how to draw in color. I always carry a drawing book and some crayons with me. Again I will stop here, क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर टू दिया गया, नोटेशन टू दिया गया, मैं यहाँ पे रुकूंगी। अगेन आई विल मूव टू द क्वेश्चन आफ्टर टू। Now what is this after two? Now what does Kabir always have with him? अब यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है कि कबीर के पास में क्या रहता है हमेशा। अगेन यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन हमने बच्चे से पूछा, करेक्ट? एंड देन आफ्टर आस्किंग दिस क्वेश्चन अगेन आई स्टार्ट रीडिंग माय चैप्टर। तो ये रहता है हमारा ड्यूरिंग द टेक्स्ट पार्ट, जहाँ पे हम बीच बीच में उन पॉइंटर्स पे रुकते हैं। अच्छा एक चीज और, कि जो पॉइंटर्स आपको यहाँ दिख रहे हैं ना 1 and 2, ये पॉइंटर्स सिर्फ और सिर्फ आपकी बुक पे दिए गए होंगे, ये स्टूडेंट बुक पे नहीं होंगे। ये सिर्फ हमारे लिए एज टीचर्स हमारे लिए हिंट है, बच्चों की बुक पे ये पॉइंटर्स नहीं होते हैं। को में जो कीवर्ड्स हमने बच्चों को पढ़ाए उस चैप्टर में, उन कीवर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है। हाउ वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस दैट, हैव अ लुक। सो यहाँ पे सिंपली इंस्ट्रक्शंस आर क्लियरली गिवन, हमें इंस्ट्रक्शंस रीड आउट करेंगे और हम बच्चों को बोलेंगे ना, व्हाटएवर आई एम गोइंग टू टेल यू, यू हैव टू रिपीट इट अलोंग विद मी। और वो रिपीटेशन किस तरह से होती है, लेट्स हैव अ लुक। जो एक चीज टीचर्स जो ब्लैक में दिया गया है ना, ये हमारी इंस्ट्रक्शंस है, ये हम रीड आउट नहीं करते हैं, ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए। सिर्फ जो कलर्ड में दिया है ब्लू में, सिर्फ ये चीजें हम रीड आउट करते हैं बच्चों के सामने, राइट? अब एक वर्ड को किस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाता है टू द स्टूडेंट्स। फर्स्ट वी डू रिपीट द वर्ड आफ्टर मी, आर्टिस्ट। फर्स्ट रेपिटेशन जो रहती है वो रहती है फॉर द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पहली रेपिटेशन में बच्चा सीख रहा है उस वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड द चाइल्ड इज रिपीटिंग आफ्टर यू। नेक्स्ट है रिपीट द मीनिंग आफ्टर मी। यहाँ पे उस सेम वर्ड का मीनिंग बच्चा सीखता है, राइट? और जब हमें बच्चों को ये मीनिंग रिपीट करवाना है ना, सी द सेंटेंस इज अ लिटिल लॉन्गर, बड़ा है सेंटेंस, हम एक बार में पूरा नहीं पढ़ेंगे। अ पर्सन हु ड्रॉज पेंट्स पिक्चर्स, और ऐसे रिपीट नहीं होगा, हम रिपीट करते हैं ट्रंक्स में, छोटे छोटे पार्ट्स में। कैसे? अगर मैंने बच्चों से ये रिपीट करवाना है तो मैं बोलूंगी अ पर्सन, द चाइल्ड विल रिपीट आफ्टर मी, अ पर्सन हु ड्रॉज, हु ड्रॉज पेंट्स पिक्चर्स, पेंट्स पिक्चर्स, और क्रिएट थिंग्स, और क्रिएट थिंग्स एज अ जॉब, राइट? तो जब भी हम बच्चे से कोई भी चीज रिपीट करवाएंगे, इफ इट इज अ लॉन्ग सेंटेंस, तो हम वहां पे उसको पार्ट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के उनको रिपीट करवाते हैं, राइट? फिर तीसरा रेपिटेशन हमारा होता है रिपीट द सेंटेंस आफ्टर मी। उसी वर्ड से रिलेटेड एक सेंटेंस हम बच्चों से रिपीट करवाते हैं। इस रेपिटेशन का पर्पस क्या है? कि बच्चा ये सीखता है कि इस सेंटेंस को मेरे को अगर किसी से बात करनी है, इफ आई एम टॉकिंग टू समवन, how I'm going to make use of this sentence in my day-to-day conversation, right? So किस तरह से हमने एक वर्ड को इंट्रोड्यूस किया? सबसे पहले repeat the word after me. Me means the pronunciation the child is learning. Repeat the meaning after me, the child is understanding what exactly it means. And third, repeat the sentence after me. Here the child is understanding how to make use of the particular word in their day to day conversation. अब यहाँ पे टीचर्स हर सब चैप्टर में आपको O2, 5 और 6 जो है वो कीवर्ड्स मिलेंगे। उन कीवर्ड्स से रिलेटेड एक बॉक्स दिया गया है, वो वर्ड दिए गए हैं। लाइक इस चैप्टर में कौन कौन से हमारे कीवर्ड्स थे? लाइवली, मेसी, प्राउड एंड स्पॉइल्ड। हाउ टू प्रोनाउंस देम, उनकी प्रोनाउंसिएशन दी गई है, उनके मीनिंग्स दिए गए हैं और उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस भी दिए गए हैं। द सेम प्रोसेस वी आर गोइंग टू रिपीट विद ऑल द कीवर्ड्स,
पहले वर्ड को रिपीट किया जाएगा, फिर मीनिंग रिपीट होगा और फिर हमारा सेंटेंस रिपीट होगा. एंड while doing the repetition, ensure that each and every child is repeating after you. Right? Now let's move ahead. अब हम बात करते हैं, एक मैं आपको वीडियो दिखाती हूँ एक बार इसका. राइट? आप मुझे अगर इसको ऑडियो आप नहीं सुन पा रहे होंगे, प्लीज लेट मी नो. राइट? Now we have read this chapter, okay? Now there are some words that are highlighted in red, right? So which are these words? Yes, so these are the new words that we're going to learn. So I will first read out the word, then I will say the meaning, and then we will make a sentence with the word. Okay, so you have to repeat after me. Whatever I'll say, you will repeat. Okay, so the first word is messy. Everybody please say. Messy. What is the meaning of the word messy? Untidy or dirty? Just repeat after me. Untidy or dirty. Lovely. Okay, so now I will make a sentence that we all will repeat. My brother always makes my room messy with his toys. Messy with his toys. Okay, lovely. So the next word is lively. What is the next word? Lively. Lively. Right. So this is how we are going to do it. We'll make sure that every child in my class is repeating after me. All right. Now let's move ahead. अब हम आते हैं ENR पे. ENR is express and repeat. ENR is very easy to conduct. यहाँ पे क्या हो रहा है teachers? यहाँ पे now we are pointing the students. Right, we are calling the students one by one. Randomly हम किसी भी बच्चे को select करेंगे. We will tell now you stand up. Let's say I have a student named Rohan in my class. Rohan, you stand up. Now make a sentence with the word artist and tell them to me. Right. So the child will make some sentences. बच्चे ने sentence बनाया. As a teacher, I will repeat. Then I will assure कि मेरे सारी class जो है वो repeat कर रही है. Now the another important point. Let's say बच्चा कोई sentence बना रहा है और बच्चे ने वहां पे कोई गलती की है. Right. तो वहां पे हम क्या करेंगे? फर्स्ट वी विल रेक्टिफाई. हम पहले उस गलती को ठीक करेंगे, उसके बाद में हम बच्चे को, पूरी क्लास को वो सेंटेंस रिपीट करवाएंगे. राइट? ये किस तरह से होता है? अलाउ मी टू वॉक यू थ्रू. हियर वी गो. ये देखिए. So now I will call you one by one to make sentences using these words. Okay, so I'm going to give you one word. You have to think of a sentence. Okay, think it very, very carefully. And then, yes, Kaina, think of the sentence from the word that I will give you. And then you will come here and present your sentence. I'll just tell you. So the first word is messy. Messy. Okay. All right. Arav, you come. Can you make a sentence? Are you comfortable? Yes. Okay. Great. Kaina, I'll give you the turn. My friends made my house very messy when they came to my home. Okay, very good. Very nice sentence. My friends made my house very messy when they came to my home. All right. So can we repeat the sentence? Yes, sir. My friends made my house very messy when they came to my home. Lovely. Right. So this is how we are going to conduct the ENR with the students. Moving ahead, अब हम आते हैं अपने conclusion की तरफ period 1 के. तो period 1 का जो conclusion है, that is very simple. Conclusion को 2 parts में divide किया गया है. First is summary. तो जब हम समरी की बात करते हैं तो हमने पूरे चैप्टर में, पूरे पीरियड वन में जो भी बच्चों को पढ़ाया है, फोकसिंग अपॉन द बिग स्किल, कि हमारा बिग स्किल उसमें क्या था, मतलब लाइक्स और डिसलाइक्स के बारे में बात करना, उसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हमने बच्चों को पढ़ाए, वो सारे कीवर्ड्स, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू फोकस ऑन दैट. तो हम यहाँ पे ये सिंपली वी विल रीड आउट द समरी इन फ्रंट ऑफ द होल क्लास. समराइज करने के बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा होमवर्क. जब हम होमवर्क की बात करते हैं तो यहाँ पे हम बच्चों को ई स्पीक 1 होमवर्क अलॉट करते हैं. अब ये हमारा प्रोजेक्ट है जो बच्चा एप्लीकेशन पे करने वाला है. हम क्या करने वाले हैं, लेट्स हैव अ लुक. पीरियड 2 इज वेरी इजी in comparison to period 1. period 1 के comparison में period 2 easy है. Now let's understand कि period 2 में हम उन 5 steps के अंदर क्या करने वाले हैं. सबसे पहले तो इफ यू रिमेम्बर, मैंने इनिशियली बताया था कि हमारा रिकमेंडेशन ये रहता है कि हम वीक में एक क्लास जो है वो कंडक्ट करें, एक पीरियड कंडक्ट करें. राइट? तो जब पीरियड 2 में बच्चा आ रहा है तो इट्स ऑलरेडी अ गैप ऑफ 7 days. एक वीक का गैप आ चुका है. तो इज इट इम्पोर्टेंट कि हम बच्चों के साथ में रिकैपिचुलेशन करें, उनको recap करवाएं what we have done in the previous one? Yes. So here what are we doing? In the warm up, we are allowing
in the warm up we are doing the chapter and keywords recall. जो हमने पीरियड 1 में चैप्टर पढ़ा था या जो कीवर्ड्स हमने बच्चों को पढ़ाए थे उनको रिकॉल करते हैं, राइट। लिसन में हमने बिग स्किल की बात की थी कि हमारे हर चैप्टर में एक बिग स्किल एसोसिएटेड होता है जो हम चाहते हैं जिसमें बच्चा एटलीस्ट द चाइल्ड विल बी एबल टू स्पीक ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। तो यहाँ पे वी विल ट्राई टू रिकॉल दैट बिग स्किल, हमारा फोकस बिग स्किल को रिकॉल करने पे होता है। एंड हाउ वी आर गोइंग टू डू इट, वी आर गोइंग टू डू इट विद द एग्जांपल्स फ्रॉम द टेक्स्ट। हम टेक्स्ट की जो एग्जांपल है उसको रिआइट्रेट करते हैं, उसको रिकॉल करवाते हैं बच्चों को। और जो ई स्पीक 1 जो होमवर्क मैंने पीरियड 1 में बच्चों को असाइन किया था उस होमवर्क के थ्रू हम रिकॉल करते हैं, राइट। एको स्टूडेंट रिपीट ई स्पीक 1 आफ्टर द टीचर। यहाँ पे जो ई स्पीक 1 होमवर्क बच्चा सबमिट कर चुका है, जो कंप्लीट हो चुका है, उसकी रेपिटेशन होती है। इस रेपिटेशन का पर्पस क्या है? इस रेपिटेशन का पर्पस ये है द चाइल्ड विल लर्न द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। हर वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन बच्चा टीचर से सीखेगा एंड दे विल रिपीट आफ्टर द टीचर। देन कम्स ENR, दिस इज द मेजर एक्टिविटी ऑफ पीरियड 2, दैट इज स्पीक ऑन द स्पॉट एक्टिविटी। तो ये प्रेजेंटेशन एक्टिविटी रहती है which we are going to conduct within the classroom itself, right? And then comes the conclusion of the period 2. Period 2 conclusion is very simple, but one thing that we need to keep in our mind is that towards the end of the period 2 we assign 2 homeworks. 2 homework assign होते हैं, एक होता है eSpeak 2 जो project है, second is plan and speak. Now what is this plan and speak? Plan and speak हमारा मेजर एक्टिविटी प्रेजेंटेशन एक्टिविटी है जो हम कंडक्ट करते हैं पीरियड 3 में। इसको एज अ होमवर्क हम यहाँ पे असाइन करते हैं सो दैट जब बच्चा पीरियड 3 के लिए आएगा तो दे आर प्रिपेयर्ड, वेल प्रिपेयर्ड विद दिस प्लान एंड स्पीक एक्टिविटी। वी आर डूइंग, वी आर सिंपली रिकॉलिंग द टेक्स्ट एंड द कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स और जो मैंने टेक्स्ट बच्चों को पीरियड 1 में पढ़ाया था उसको रिकॉल किया जाता है, हम उसको रीड आउट करते हैं, बच्चे दे आर लिसनिंग टू इट वेरी केयरफुली, राइट। नेक्स्ट स्टेप की तरफ आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है हमारा लिसन। जब हम लिसन की बात करते हैं तो ये ई स्पीक 1 होमवर्क हमने बच्चों को पीरियड 1 में असाइन किया था, राइट। पीरियड 2 के लिसन का पर्पस है टू रिकॉल द बिग स्किल, बिग स्किल को रिकॉल करना। अब इस चैप्टर का बिग स्किल क्या है? इस चैप्टर का बिग स्किल है टू टॉक अबाउट लाइक्स एंड डिसलाइक्स, टू आइडेंटिफाई अदर पीपल्स लाइक्स एंड डिसलाइक्स, राइट। तो यहाँ पे द टीचर विल रीड इट आउट फॉर द स्टूडेंट्स। यहाँ पे टीचर इसको रीड आउट करके बता रही है, एग्जाम्पल टेक्स्ट का दिया जा रहा है और ई स्पीक 1 का एग्जाम्पल जो है वो दिया जा रहा है, ऑलराइट। अब यहाँ पे पर्पस इसका मेन यही है टू डिस्कस द बिग स्किल जो हमने पीरियड 1 में बच्चों को सिखाया था। एंड हाउ वी आर डूइंग इट, वी आर डूइंग इट विद द हेल्प ऑफ द एग्जांपल फ्रॉम द टेक्स्ट। हम बच्चों को बताएंगे। सो नाउ सी व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, इन द प्रीवियस चैप्टर, in period 1, that we talk about Kabir, we talk about what he likes, what he do not like, right? तो हम इस तरह से कबीर की एग्जाम्पल लेके वो बिग स्किल पे फोकस करेंगे, लाइक्स और डिसलाइक्स पे। अगेन ई स्पीक 1 जहाँ पे हमने जया की फूड लाइक्स एंड डिसलाइक्स के बारे में बात की थी, वी विल टॉक अबाउट दैट, राइट। फोकस यही है कि द चाइल्ड विल लर्न टू टॉक अबाउट द लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिग स्किल्स। मूविंग अहेड टीचर्स, नेक्स्ट आते हैं हम एको पे। जब हम एको की बात करते हैं तो एको में ये होमवर्क बच्चे कर चुके हैं कंप्लीट। यहाँ पे टीचर, जैसे 3 प्रोजेक्ट्स बच्चों को असाइन किए गए थे, प्रोजेक्ट 5A, 5B एंड 5C, right? So here the teacher is going to make the students repeat each project after her in the same way. Purpose is that the child will learn the correct pronunciation. यहाँ पे हमारा जो रेपिटेशन का पर्पस है एको में पीरियड 2 के, वो यही है कि बच्चे जो हैं टीचर्स के साथ साथ में हर वर्ड की करेक्ट प्रोनाउंसिएशन जो है वो रिपीट कर रहे हैं, वो सीख रहे हैं, राइट। दिस इज एको ऑफ पीरियड 2। नेक्स्ट आता है हमारा ENR। ENR इज इवन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ। ENR को हमने टाइम दिया है 6 मिनट्स का। ENR में क्या रहता है? ENR में वी आर गोइंग टू give the time to the students. Now we'll say, now students, do you remember what Kabir, how Kabir talked about what he likes and what he doesn't like? In the same way, now you will come forward and you will talk about your likes and dislikes. So I am going to give you 2 to 3 minutes to think and make your presentation. यहाँ पे ये, now children, look at this page, speak on the spot. Can you see this template? This is the fill in the blanks given. Hello friends, I like to eat dash for my dinner.
I like it because dash. I do not like dash for my dinner. I do not like it because dash. And options are also given. So what are you going to do? You will fill these blanks with your choice of food, and then I will call you one by one. You will present your presentation, right? अब यहाँ पे the child will come, they will present their presentation, teacher will repeat, and then the whole class will repeat, right? Here we go. Allow me to walk you through one of the videos. Here we go. So I think we all will do this activity on our own now. It's time to talk about our likes and dislikes. Yes. Right? So there is one activity given on page number 37. Is it audible? Okay. What is this activity? What is the name of the activity? Speak on the spot. So we are going to do speak on the spot activity. Okay. So what we have to do in this activity? Speak on the spot. Okay. Raise your hand. Raise your hand if you have to answer. Yes. Okay. I'll give it to Siddhi. Yes. Yes, Shivangi. We will choose the likes and dislikes. Yes. We will choose the likes and dislikes of this boy. He would like to eat some spice, some food, delicious food, and there's some word we have to. We have to use these words. Okay. Very good, Parusha. But we need to read what this is about. Yes, Vardhan. Tell about what we like and dislike, what we like and dislike, what we like. Right. So we have to tell. So just remember how Kabir spoke about his likes and dislikes during the story. So now we have to talk about what we like to eat and what we don't like to eat for dinner. Okay. So there is this template given here. Can you see? Hello, friends. I like to eat dash for my dinner. I like it because, and then you write your reason. And I do not like dash for my dinner. And I do not like it because. So you have to fill these sentences only. What you like, why you like, what you don't like, and why you don't like. So I'm giving you 5 minutes to do this activity. Please do it in your book. You can write the answers. Write the answers. All right, Arav, come. I dal rice for my dinner. I like it because it's delicious. I do not like pizza for my dinner. I don't like it because it's not. Wonderful. Can you all please clap for Arav? Very good. Okay, so Arav, we will repeat it. Wait. We will repeat what Arav said. Okay, so you need to open your book and I will read it. Okay. Hello, friends. Hello, friends. I like to eat dal and rice for my dinner. I like it because. Louder. Palak, you're not speaking. I like it because. It's delicious. Kaina, pay attention. I do not like. Pizza. For my dinner. I do not like it. Because it's unhealthy. Very good, Arav. Right. So this is how exactly we are going to conduct the ENR within the classroom. We'll give some time to the students. They will write their presentation within the book. We'll call them one by one. They will present. Teacher will repeat, and then the whole class will repeat. Then moving ahead, sir, comes the conclusion. Conclusion is quite simple, where we are going to assign 2 homeworks to the students. One is eSpeak 2, right, which is the project, which they are going to do it on the app, like you are using the tablets and they are doing it in the school. Then comes plan and speak. So when we are assigning this plan and speak to the students, हमें यहाँ पे बच्चों को बहुत encourage करना है that this first thing first that this homework is not given in the app, right? ये कहाँ दिया गया है? This is given on page number 39. What you have to do is you have to practice aloud again and again in front of your family members. Sometimes, the parents are working, so the child is not getting the chance to present or repeat in front of the family member. So in that case, if you don't have anyone around, simply stand in front of the mirror and repeat your presentation. Right? So हमारी book जो है that will open, right? Book रहता है यहाँ पे और digital content यहाँ पे हमारी talking book रहती है उससे related, right? Moving ahead, जब हम आगे आते हैं तो again some updation work is going on. अब इससे रिलेटेड जो है क्विजेस भी, जो चैप्टर से रिलेटेड क्विजेस होंगी वो भी यहाँ पे रहेंगी. लेट्स से अगर ये मेरा चैप्टर है तो मैं एक बार आपको जस्ट आई एम जस्ट गिविंग शोइंग इट फॉर द रेफरेंस पर्पस, राइट? Let's say I'm choosing it without clickers.
तो जो भी चैप्टर हम बच्चे को पढ़ा रहे हैं ना, उससे रिलेटेड क्विजेज यहाँ पे आ जाती हैं. वी कैन आस्क दीज क्वेश्चंस टू द स्टूडेंट्स एंड व्हेन वी विल सबमिट, so it will automatically show me like this, right? So इस तरह का कंटेंट जो है that would be provided. Let's say telephone thing, submit, right? So chapter से related videos, talking videos, chapter से related जो quizzes हैं, that will reflect here in the digital content part, right? So now let's move back, sir. अब चल अभी because ना it is not working, it is still under progress. I will assure once it is done, I'll make sure that Atul will be providing you with all the insights. Moving ahead, here we go. Allow me to share my PPT screen with you. Here we go. Right, so this is the classroom app we were talking about, right? Moving ahead, sir, अब आते हैं हम अपने यूलो एप्लीकेशंस के ऊपर. सो आई बिलीव सर आपने ऑलरेडी टीचर्स ने और सबने जो है यूलो टीच और ऐप जो है वो डाउनलोड कर लिया है, राइट? यू हैव डाउनलोडेड, करेक्ट? मूविंग अहेड, अगर हम बात करें एप्लीकेशंस की, तो दो तरह की एप्लीकेशंस वी आर प्रोवाइडिंग. वन इज यूलो टीच और दूसरा रहता है यूलो लर्न, राइट? सो login process is quite simple. You simply have to log in using your mobile number which you have provided to the ULO team, and then you will enter your digital OTP, you know, the OTP, 4-digit OTP, and you will enter that OTP and then you will be able to open it up. right? करते हैं लाइब्रेरी की. लाइब्रेरी पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, मेरी जो क्लासेस हैं यहाँ पे वो सारी क्लासेस आ गई, करेक्ट? लेट्स से आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रेड 1. जैसे ही मैंने ग्रेड 1 पे क्लिक किया, अब ग्रेड 1 पे हम क्या क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सबसे पहले आती है प्रैक्टिस क्विजेस. अब जैसे अगर आप स्कूल में यूज कर रहे हैं तो यू कैन assign these quizzes to the students, you can let them do it in the school itself. तो ये quizzes हैं इंग्लिश से रिलेटेड जो उनकी vocabulary में, उनके ग्रामर स्किल्स में हेल्प करती हैं, राइट? नेक्स्ट आता है सेलिब्रेशंस. जब हम सेलिब्रेशंस की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको डिजिटल शोकेस की बात बताई थी, राइट? तो डिजिटल शोकेस ये रहता है, लेट्स से M1 है अभी, तो स्टिल यू नो अभी कुछ अंडर प्रोसेस है. things are moved still under process, things are being added, but यहाँ पे क्या रहता है कि यहाँ पे वो सारी स्क्रिप्ट्स रहती हैं which we are assigning. You can assign those quizzes. assign feature के बारे में भी मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम assign करते हैं, right? then practice quizzes again, and then the projects. हर चैप्टर में 2 प्रोजेक्ट्स रहते हैं सर, वी ऑल नो. जैसे आपने बताया कि आप स्कूल में ही वो करवाते हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसको हमें असाइन करने की यहाँ पे जरूरत पड़ेगी फिर, जब हम डायरेक्टली वहीं पे करवा रहे हैं तो, राइट? मैं आपको एक बार ना टीचर के उसके लिए ऑलराइट, मुझे टीना को सजेस्ट करना है कि वो कितनी इजीली इसको परफॉर्म कर सकती है, राइट? सो आई बिलीव सर जब आप क्लास में सब कुछ कर रहे हैं, करेक्ट, when you doing it in the class itself, you're not assigning the homework to the students, तो फिर तो हम ये सारे के सारे features very easily we can do in the class itself. मैं आपको एक बार ना ये QR कोड है, राइट? आई विल शो यू. जैसे मैंने ये QR कोड ओपन किया, it is asking for the settings. स्कैनर की QR कोड स्कैनर बहुत इजी है. जैसे ही मैंने उस पर स्कैनिंग पे किया, ये मेरा QR कोड आया बुक का, राइट? ये जैसे ही इसको स्कैन करेगा ना, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन द सेम चैप्टर. ये बहुत इजी है, ये बिल्कुल भी टफ नहीं है, सिंपल. मैंने इसको व्यू किया, राइट? My daily routine. It will open the chapter. Hello, right? everyone. Right. Today, let's move back. मैं एक बार फिर से, मैं आपको एक बार ना इनका वो भी दिखाते हैं. Allow me to walk you through one of the, जैसे ये देखिए, ये हमारा है QR कोड स्कैनर है इसका. स्पीक पे आया. मेन स्कैनर की प्रॉब्लम है ना. जैसे अब ये देखिए, यहाँ पे आपको स्कैनर दिख रहा है ना, ये स्कैनर है हमारा. स्पीक के साथ मेरे इस पे स्कैन पे क्लिक किया, इट्स वेरी इजी. ये जैसे मैंने ओपन किया, अलाउ मी टू, मैं आपको कुछ और जो है वो एक बार करके दिखाती हूँ.
जैसे ये हमारा चैप्टर है when some lose a few, राइट? यहाँ पे ये इसका स्कैनर है और ये टीचर ने करना है अपने यूनो टीच ऐप पे। ये यूलो टीच ऐप से जैसे किया, ये यहाँ पे आ गया, कीवर्ड्स आ गए चैप्टर 2 के। जैसे मैंने इस पे व्यू किया, कंटिन्यू, लिसन, buddies, buddies, यहाँ पे द चाइल्ड कैन रिकॉर्ड एज वेल, राइट? यहाँ पे buddies, so it will record automatically. So this it is very easy. ये करना है हमें अपने यूलो टीच ऐप से। अब मैं आपको एक बार ना यूलो लर्न ऐप का भी बता देती हूँ, सिंपल सा एक ओवरव्यू दे देती हूँ। मैं यूलो लर्न पे आए जी सर। Difference between यूनो लर्न एंड यूनो टीच। यूनो लर्न इज फॉर स्टूडेंट्स। Yes, YOLO Learn is for students. Teach is for teachers. Learn is for students. Learn का पर्पस ये है कि बच्चा सेल्फ पेस लर्निंग कर सकता है, राइट? लेट्स से अगर बच्चे को आपने कोई चैप्टर पढ़ाया तो पेरेंट चाहता है कि मैं भी घर पे उसको वो चैप्टर पढ़ाऊं, तो अगर अपनी इस ऐप के थ्रू में, यहाँ पे भी आपको देखिए स्कैनर दिख रहा है, स्टूडेंट का नाम आ जाएगा, स्कैनर आ जाएगा, नीचे वो सब्जेक्ट्स आ जाएंगे जो बच्चे को असाइंड है, राइट? फिर उसके बाद में अगर पेरेंट को वो टॉकिंग बुक बच्चे को दिखानी है तो बच्चा जो है गाइडेड सुपरविजन में अंडर द पेरेंट्स दे कैन वॉच दोज वीडियोस। अगर मैं स्पीक की बात करूं तो यहाँ पे वो कंटेंट आए, वो प्रैक्टिस क्विजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट होती हैं जो हमने अनलॉक की हैं बच्चों के लिए। ये प्रैक्टिस क्विजेस आ गई, राइट? प्रोजेक्ट्स आ गए, जो प्रोजेक्ट्स मैंने बच्चों को दिए हैं। अभी यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ना आपको प्रोजेक्ट्स जो हैं ये लॉक्ड दिख रहे हैं, राइट? अभी यहाँ पे सारे प्रोजेक्ट्स जो है ना ये लॉग्ड हैं। लॉग्ड का मतलब ये है कि अभी टीचर ने बच्चे को असाइन नहीं किया है। जब तक मैं असाइन नहीं करूंगी तब तक ये बच्चा नहीं देख पाएगा। और क्योंकि आप लोग जो है आप अपने स्कूल में ही बच्चों को करवा रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पे सिर्फ बच्चों को एक ही चीज का है। बच्चे अगर लेट्स से पेरेंट जो है बुक को या कीवर्ड्स को या होमवर्क को स्कैन करना चाहते हैं ऑन देयर ओन विल, तो वो इस स्कैनर के थ्रू उनको कर सकते हैं। Now the things are clear, sir. Right? Yes, very clear. यूनो लर्न और यूनो टीच में यूनो लर्न सिर्फ बच्चों के लिए है, जिसमें लिमिटेड फीचर्स, राइट? यूनो टीच में आपको यू विल गेट अ लॉट मोर इन्फॉर्मेशन, जहाँ पे आपको सारे एडमिन जो हैं वो आ जाते हैं, क्रेडेंशियल्स आ जाते हैं, जहाँ पे आप बच्चों को होमवर्क असाइन कर सकते हैं, पॉइंटर्स असाइन कर सकते हैं, राइट? अब एक इम्पॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में हम बात करेंगे, वो है क्लास कैम का फीचर सर। तो दिस इज द लास्ट वन, अलाउ मी। सो क्लास कैम, जैसे मैंने आपको बताया कि हमें बहुत बार ऐसा होता है कि वी हैव टू रिकॉर्ड मल्टीपल वीडियोस एंड पिक्चर्स ऑफ द स्टूडेंट्स, और इससे हमारा फोन जो है वो पूरी स्टोरेज उसकी खत्म हो जाती है। तो एनीथिंग जो भी टीचर क्लास कैम, एआई कैम का यूज करके बनाता है, वीडियो रिकॉर्ड करता है, वो क्लाउड स्टोरेज में होती है। यू कैन रिटेन इट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सेकेंड थिंग, हम प्रोवाइड करवाते हैं आपको फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी। नाउ व्हाट इज दिस फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी? ओनली वंस आपको अपनी क्लास के सारे बच्चों की वीडियोस जो है आप प्रोफाइल पिक्चर्स जो है वो अपलोड करना होगा। उसके बाद में आप जो भी वीडियोस यहाँ पे डालेंगे, ये ऑटोमेटिकली बच्चे को फेस रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है they will recognize, and it become easy for us as also to share those pictures with the parents. Allow me to walk you through one of the videos. Here we go. सर ये क्लासरूम आपका वीडियो है, आप मुझे प्लीज कंफर्म कीजिएगा if it is audible. Here we go. AI camera from YOLO is designed to help teachers capture class activities effortlessly. The AI camera works for both pictures and videos on any smartphone. The AI camera automatically identifies students using facial recognition technology. Teachers can easily compile photos and videos into theme-based albums, making it simple to share. Recorded media is stored securely on cloud and does not take up storage space on the teacher's phone. The recorded videos and photos can be easily shared with parents over the YOLO Learn app. Facial recognition technology ensures parents receive photos and videos that only include their child.